जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को भी स्कूल में जाने की जो है वो अनुमति नहीं मिलती थी, क्योंकि तुम तुच्छ हो ऐसा बोलकर उनको निकाल दिया जाता था। स्थिति ऐसी थी कि पब्लिक को पढ़ने नहीं देना है। वो यूरोप की सिस्टम है, इंडिया की सिस्टम नहीं है। वहाँ पे सीखने के लिए एनवायरनमेंट मिलता, सिलेबस बिल्कुल नहीं होता। फिर पढ़ाया क्यों नहीं गया हमको कॉलेज में, स्कूल्स में? क्यों हमें ज्यादा सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल और मुगल इन्वेजन्स पढ़ाया गया? जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने और बाद में जब एजुकेशन सिस्टम बनाया गया, एजुकेशन जो है वो अभी मोर और लेस जो है वो बिजनेस बन चुका है। कपड़े हमारे पास से लो, बस्ता हमारे पास से लो, सब हर चीज़ की ब्रांडिंग, हर चीज़ का ये सब जो गलत चीज़ आज एजुकेशन सिस्टम में आई है, ये सब इसका एक ही कारण है कि हम खुद का एजुकेशन सिस्टम भूल गए। कॉलेजेस का फ्यूचर बहुत डार्क है। मेडिकल में आप एडमिशन लेने जाओ, करोड़ रुपया तो उसी के लगते 75 लाख एक साल का फीस होता है। अब 25-26 साल की उम्र में आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पैकेज लोगे और 45 साल में तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन इसके लिए तो पूरा स्कूलिंग सिस्टम को इरेडिकेट करना पड़ जाएगा। एग्जैक्टली, अनस्कूल। भारत का करंट एजुकेशन सिस्टम क्या ये कैपिटलिज्म के गुलाम बनाने के लिए ही बनाया गया था? इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि कैसे एजुकेशन सिस्टम और वर्ण व्यवस्था इम्पॉर्टेंट थी भारत के लिए सोने की चिड़िया बनाने के लिए, और ये बदलाव अभी चालू हो चुका है। आप भी इस बदलाव का एक पार्ट हो सकते हैं। एंड तक इस पॉडकास्ट में बने रहिए ताकि आपको वो सूत्र पूरी तरह से मिले। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मुनि आदर्श, जो कि करंट एजुकेशनल सिस्टम जो है इंडिया में उसको चैलेंज कर रहे हैं विद अवर इंडियन एंशिएंट विजडम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मुनि जी, ये स्कूलिंग सिस्टम अभी और भी प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन की तरफ बढ़ चुका है, और एजुकेशन जो है वो अभी मोर और लेस जो है वो बिजनेस बन चुका है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? एब्सोल्युटली, एजुकेशन को बिजनेस बनाने का पूरा गोल सेटअप किया गया है। हर चीज़ के लिए करप्शन तो पूरी एक अलग इंडस्ट्री हो गई, पर नॉर्मली एजुकेशन सिस्टम ज़बरदस्ती प्रेशर डालो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कपड़े हमारे पास से लो, बस्ता हमारे पास से लो, सब हर चीज़ की ब्रांडिंग, हर चीज़ का ये सब जो गलत चीज़ आज एजुकेशन सिस्टम में आई है, ये सब इसका एक ही कारण है कि हम खुद का एजुकेशन सिस्टम भूल गए हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम है नहीं हमारे पास, और कोई उसको अगर डालना भी चाहता है तो इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस, इतने सारे, अब एक बिल पास करना है तो पार्लियामेंट के अंदर इतना सारा, सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले जाते हैं, पर अब ये नहीं होगा। हमारे गुरुजी ने ये प्रेडिक्ट किया है, ये 5-7 साल का खेल है। एआई ने आकर के सबको ओपन कर दिया, जैसे इंटरनेट ने आकर के सब कमीशन एजेंट्स को ख़त्म कर दिया, इसी तरह एआई ने आकर के ये सब जितने भी इंडस्ट्री बना के, जिन्होंने एजुकेशन को इंडस्ट्री बना के बैठे हैं, ये सब के काम ख़त्म हो जाने वाले हैं। अब ये बोर्ड सिस्टम वगैरह 5-7 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाली है। एक टाइम था, उनका पावर था, वो लोग एजुकेशन सिस्टम लेके आते थे, नॉलेज लेके आते थे, किताब बताते थे, उनकी एक एक किताब की कीमत वो लोग 5,000 10,000 रख देंगे तो कोई कुछ बोल नहीं सकता था। आज वो 5,000 किताब की कीमत कुछ नहीं है। परप्लेक्सिटी पे आप जाओ और पूरी की पूरी वो किताब फ्री में आपको, उतना ही नहीं, टीचर जितना आपको सिखाएंगे उससे ज़्यादा वो एजुकेशन आपको खोल के रख दिया है। तो एआई जो है वो इस इंडस्ट्री में आ करके जिन्होंने जितना भी ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम का जितना भी फुगा फुलावा है, ये सब करप्ट लोगों का दिया हुआ वरदान है और कुछ नहीं है। लेकिन एजुकेशन जो अभी स्कूलिंग सिस्टम इतना ज़्यादा जो है पेनिट्रेट कर चुका है पूरा सोसाइटी में, कि बोर्ड के सिस्टम एंड देन उसके बाद काम करने का सिस्टम, जॉब पाने का सिस्टम है, इंटरव्यू सिस्टम है पूरा, ये भी उसके ऊपर पूरा इंटरडिपेंडेंट है। तो अगर हमको सिर्फ स्कूलिंग सिस्टम को हिलाना है तो पूरा ही सिस्टम ही उसको हिलाना पड़ेगा, और ये कोई छोटी मोटी बात तो लग नहीं रही सुनने में। आपको ये पता होना चाहिए कि आप 10th स्टैंडर्ड में कितने ही मार्क्स लेके आओ, 12th स्टैंडर्ड में कितने ही मार्क्स लेके आओ, उस मार्क्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको हर चीज़ में एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। आप सिर्फ पासिंग मार्क लेके आओ, लेकिन एंट्रेंस में अगर अच्छा मार्क्स लेके आए तो आपको तो एंट्री, यानी स्कूल सिस्टम को आज कॉलेज सिस्टम से कोई लेना देना रहा ही नहीं है। और ये पिछले 10-15 साल में ही हुआ है। उससे पहले तो 12th के ऊपर ही आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग मिल रहा था। मतलब अभी एक 10 साल हुआ है तब से सब इरेडिकेट हो गया। एंड वाई? क्यों एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों ली जाती है?
क्योंकि कॉलेजेस को पता चला कि स्कूल के बच्चे इतने एफिशिएंट नहीं हैं कि हम उनको डायरेक्ट कॉलेज में जो एजुकेशन हम उनको देने वाले हैं वो स्कूल के बच्चे एफिशिएंट नहीं है, इसलिए उनको ये सब एग्ज़ाम्स लेके आनी पड़ी कि कम से कम एग्ज़ाम दोगे तो हमें तो पता चलेगा कि कौन सा बच्चा 12th स्टैंडर्ड से अगर आप डायरेक्टली डिग्री कॉलेज में डालते हो तो जो एजुकेशन के कंट्रोलर्स हैं उनको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम डाली है। उन्हें जी ऊपर से 12th या 10th में बच्चे को भी खुद का सोचने का दिया नहीं जाता, माँ बाप ही उन्हें डायरेक्ट करते हैं। सिर्फ बच्चे का आपने बोला पहले के ज़माने में जैसे उसका कल होता था उस तरफ उसे डालते थे, तो समझो मुझ में इंजीनियरिंग का कल है तो भी मेरे डैड मॉम अगर डॉक्टर है तो प्रेशर पड़ता था मुझे मेडिकल ही जाने के लिए, क्योंकि मार्क्स तो मैं उतना तो लेके ही आ जाता था पढ़ाई करके रट्टा मार के। तो फिर वो जो आप बोल रहे हैं इसलिए वो बहुत रिलेवेंट होता है। मेरा एक दूसरा सवाल ऐसा है गुरुजी, मुनि जी, कि अभी जो हमने पढ़ा है वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस है। आप कह रहे हैं अगर ये नहीं एजुकेशन सिस्टम बदलना है तो क्या ये सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, कुछ अलग सब्जेक्ट्स होंगे? 72 सब्जेक्ट्स आपने कहा राजा सीखते थे, बाकी सब 20-25 सब्जेक्ट सीखते होंगे, तो ये 5-6 सब्जेक्ट्स नहीं थे क्या? ऐसे है कि सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, गुजराती नहीं होने चाहिए, ये सब्जेक्ट्स नहीं है, ये तो सिर्फ टूल्स है। सब्जेक्ट क्या है? कम्युनिकेशन, राइट? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये क्या है? इट इज़ ओनली ए टूल। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट? सोशल साइंस, सोसाइटी, दैट इज़ द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऐसे होता था कि हम सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, दैट इज़ द सब्जेक्ट। फिर बाद में उसके अंदर आएगा हाँ ये यहाँ की जोग्राफिकल एनवायरमेंटल कंडीशन ये है, यहाँ की हिस्ट्री ये रही है, इनका खान पान ऐसा रहा है, इनका दिमाग ऐसा रहा है, फिर वो सिखाया जाएगा। वो तो सब टूल है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, दैट इज़ द मेन सब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे बहुत ही डिवाइन सब्जेक्ट्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला सब्जेक्ट क्या होता था बचपन में? अगर आप एडमिशन लेते हो तो 2 सब्जेक्ट होते थे, हेल्थ और कम्युनिकेशन। ये बेसिक 2 सब्जेक्ट्स हैं। उससे थोड़े बड़े होते हो यानी 8 साल के बाद अगर बड़े होते तो सबसे पहला आपको दिया जाता था वो है पर्पस ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ फिलॉसॉफी। आपको ये सब्जेक्ट दिया जाता था। आज किसी भी 10वीं कक्षा के 12वीं कक्षा के बच्चों को पूछो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, उन्हें फिलोसफी का भी मतलब नहीं मालूम, सब्जेक्ट ही नहीं है, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स इस पर्पस ऑफ लाइफ के नाम पे वो 3-3, 4-4 लाख एक बच्चे को चार्ज करते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स ही बहुत हायर लेवल के सब्जेक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे। ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाने जाने चाहिए। यहाँ पे तो नर्सरी राइम्स और बाबा बैकस्ट्री बोल के और बाकी ABCD हाँ, थोड़ा डांस करा दिया, हाँ डांस करा दिया, बच्चों के पेरेंट्स को अच्छा लगता है। और थोड़ा एक्टिविटीज़ कराने में अभी बहुत ज़्यादा स्कूल्स पे फोकस होता है, इसलिए लोग अभी क्या पेरेंट्स जो होते हैं वो ऐसा देखते हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, किसमें सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जाती हैं, उसके हिसाब से उसको स्कूल में डाला जाता है। लेकिन प्रवीण मैं ये भी देखता हूँ ना, जैसे मेरे दोस्त हैं जिनके बच्चे छोटे हैं तो वो बच्चे का प्रोजेक्ट करने में ज़्यादा परेशान रहते हैं रादर देन बच्चे कि पापा आप आओ घर पे जल्दी से मेरे को। इनफैक्ट पेरेंट्स ही प्रोजेक्ट करते हैं, उनके बच्चों को तो कुछ सीखने मिलता नहीं उससे। एग्जैक्टली। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा, मेरे पास तो बहुत बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते, काउंसलिंग, मेरा डेली 3-3, 4-4 लोगों का काउंसलिंग बच्चों का, पेरेंट्स का होता ही है। कितने सारे बच्चे स्कूल क्यों जाते पता है? घर पे टक टक चलती है, ट्यूशन में टीचर की टक टक चलती है। स्कूल ही ऐसी जगह है जहाँ पे उनको फ्रेंड्स मिलते हैं और वो 6 घंटा 7 घंटा अपने फ्रेंड्स के साथ रह पाते हैं। बच्चे स्कूल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको सुकून मिलता है वहाँ पे, वो पढ़ने के लिए, उनको पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। स्कूल बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट पॉइंट बन गया है। और मैंने उसको पूछा कि आप टीचर को क्यों परेशान करते हो? इतना तो चलता है ना, ज़्यादा करेगी तो मम्मी पापा है ना। उनके मतलब मन में आ चुका है कि स्कूल जो है वो हम अपना ये टाइम पास एरिया हो गया है एक तरह से। एब्सोल्युटली। जब से ये डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, बच्चा अलग, टीचर अलग, पेरेंट्स अलग, पेरेंट्स बच्चे को कुछ नहीं बोल सकते, टीचर्स बच्चे को कुछ नहीं बोल सकते, बच्चे को उसकी खुद की फ्रीडम पता चल गई है। वेस्टर्न कल्चर। अब ये अनकंट्रोल्ड माइंड उस बच्चे को कहाँ पे लेके जाएगा हम सोच भी नहीं पाते। इतने अच्छी तरह फंडामेंटल्स बता रहे हैं एजुकेशन के,
तो कोई इनिशिएट क्यों नहीं कर रहा कुछ, मतलब अभी तो बहुत देर हो गया, 75 इयर्स हो गया देश आज़ाद हो गया, तो क्यों नहीं कोई इनिशिएट कर रहा एजुकेशन सिस्टम राइट फ्रॉम रूट लेवल बदलने के लिए? और क्या तरीका कोई अगर आपके पास है, अगर इस पॉडकास्ट हम शेयर कर पाएँ कि कैसे रूट लेवल से हम नर्सरी राइम्स को निकाल के पर्पस ऑफ लाइफ बच्चे को सिखा सकें, या बच्चा खुद के अपने एबिलिटीज समझ के काम कर सके? तो ऐसा कोई आपके पास प्लान है लार्जर ऑडियंस के लिए, तो बता सकेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी ने प्रयास नहीं किया, प्रयास बहुत लोगों ने किया, पर जब तक गवर्नमेंट लेवल पे ये प्रयास नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज बहुत सारी इंडिया में ऐसी स्कूल्स हैं जो बिना टेक्स्ट बुक के पढ़ाते हैं, पर फिर से कुछ कुछ यूरोपियन कंपनीज़ हैं जिन्होंने इस सिस्टम में एंटर किया है और वो बुक्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं और एक एक क्लास के एनवायरनमेंट का खर्चा वो 8 करोड़ से 10 करोड़ लेते हैं स्कूल के पास से। ऐसी भी स्कूल्स इंडिया में हैं और ऐसी भी स्कूल्स इंडिया में हैं जहाँ पे माइक्रो स्कूलिंग चलता है, वो है आईबी बोर्ड की लेवल से, यानी कि आप एक ही क्लास में सिर्फ 5 बच्चे रखो, सिर्फ 3 बच्चे रखो, 2 बच्चे तक भी इंटरनेशनल बोर्ड आईबी बोर्ड अलाउड करता है। इसको माइक्रो स्कूल कहते हैं। लेकिन ये किधर है फिर? पूरे भारत में बहुत सारी जगहों पे ये माइक्रो स्कूल्स चालू हो चुके हैं। इसी तरह से बहुत सारी एप्लीकेशन स्कूल्स भी चलती है, यानी प्रोजेक्ट बेस्ड स्कूल्स बहुत सारी इंडिया में चलती है। और एक अच्छा एजुकेशन का एक नया जो इनिशिएटिव लिया है बाबा रामदेव ने, बीएसबी भारतीय शिक्षा बोर्ड, उन्होंने भी गुरुकुल की एस्टैब्लिशमेंट करना पिछले साल करीब हरियाणा में 35 ऐसे बीएसबी बोर्ड के स्कूल्स की एस्टैब्लिशमेंट हुई। गुरुकुल्स, नॉट एग्जैक्टली स्कूल्स बट गुरुकुल्स की एस्टैब्लिशमेंट हुई। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रयास तो हो रहा है, पर अगर इसको पूरा समझना होगा तो उसके लिए थोड़ी मैं अपनी खुद की पर्सनल बात करूँगा कि ये सिस्टम तक मैं कैसे पहुँचा और कैसे ये मेरे दिमाग में आया कि क्या करना चाहिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बचपन में मैं डिसलेक्सिक था, आज से 40 साल पहले, और तब किसी को पता ही नहीं था कि डिसलेक्सिया क्या है। वो तो आमिर खान करेक्ट है तारे ज़मीन पर लेके आया, तब लोगों को पता चला कि ये डिसलेक्सिया क्या है, तब तक किसी को नहीं पता था। आप मानोगे नहीं, मैं रोज़ मेरे टीचर के हाथ से मार खाता था और 5th स्टैंडर्ड तक, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड तक मैं हर क्लास में फेल हुआ हूँ। केजी और नर्सरी मेरी सांता क्रूज़ में सेंट लॉरेंस करके स्कूल है, वहाँ पे हुई है। 1st स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड में रोज़ मैनर गार्डन स्कूल सांता क्रूज़, वहाँ पे मेरा स्कूलिंग हुआ है। नर्सरी में एक बुलबुल करके वहाँ पे प्राइवेट नर्सरी चलती थी, वहाँ पे फिर वहाँ से निकाला गया कि ये बच्चा हर साल फेल होता है, पैसे खिला खिला के इसके पिताजी पास करते, अब इसको हम आगे नहीं। और घर में पूरी शांति, क्योंकि अगर मेंटली रिटार्डेड स्कूल में मुझे लेके जाते तो बोलते हैं ये तो अच्छा लड़का है, इसकी मेंटल एबिलिटी तो अच्छी है, अब ना नॉर्मल स्कूल रखने को तैयार, ना कोई मिलिट्री स्कूल रखने को तैयार। मेरे पेरेंट्स सब परेशान। ढूंढते वो हिल स्टेशन पे पहुँचे, पंचगिनी। तारे ज़मीन पर जिस स्कूल में फिल्माई गई है वो पंचगिनी के हिल स्टेशन में न्यूएरा स्कूल में वो फिल्माई गई है। ठीक उसी के बाजू में हमारी एक हॉस्टल थी, जैनों की हॉस्टल थी, वो स्वीट मेमोरीज हॉस्टल थी, और वहाँ पे हमारे टीचर हैं चंद्राबेन, उनके पास मुझे रखा गया। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी लेती हूँ, उनके पास मेरे जैसे बच्चे आते थे और ज़ीरो से हीरो बनते थे। पंचगिनी में 3 स्कूल चेंज हुई, ओक्स, सेंट पीटर्स और डॉन एकेडमी। ऑलरेडी 6 स्कूल पहले बदल चुकी थी और 3 स्कूल नई मेरी बदली। और वहाँ पे जब मैं हॉस्टल में रहा तब उनके पास ऐसे टीचर्स थे जो एक प्रोसेस करवाते थे, उसको कहते हैं अनस्कूलिंग, स्कूल छोड़ दो, क्योंकि ये स्कूल सक्षम ही नहीं है आपको रियलाइजेशन तक ले जाने के लिए। ये स्कूल में एक भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो आपको सक्षम, समर्थ बना सके, एफिशिएंट बना सके, ऐसी एक भी क्वालिटी नहीं है। और इसीलिए जो टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में आज झगड़ा बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है,
टीचर्स पेरेंट्स को बोलती है कि आप उसे सिखाइए, आप उसे सिखाइए, तो पेरेंट्स कहते हैं कि हमने इतना खर्चा करके आपके स्कूल में डाला, इतना डोनेशन दिया, तो मतलब क्या है हमारे पैसों का। एग्जैक्टली। स्कूल सक्षम नहीं है बच्चों को सेल्फ रियलाइज करवाने के लिए, और उसमें पिछले 5-10 साल से जो रेवोल्यूशन आया है और जो तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, जो रैगिंग कॉलेज में होता था वो स्कूल में हो रहा है, जो गलत चीज़ें कॉलेज में की जाती थी वो सब आज स्कूल लेवल पे होती है। स्कूल लेवल पे होती है, और बच्चों को इतना बुली किया जाता है। इस तरीके से आप रोज़ नया न्यूज़पेपर उठाइए और आपको रोज़ एक एग्जाम्पल मिलेगा, किसी डॉक्टर ने कंप्लेंट किया, किसी पुलिस को ये कंप्लेंट आई, किसी को ये हुआ, किसी को, और बच्चों को इस तरह से पीड़ित किया जाता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो इस सिस्टम में मैं मानता हूं कि कोई भी एफिशिएंसी रही नहीं है, और पहले भी नहीं थी तो आज का, क्योंकि जो लीगल हायरार्की है वो तो वहीं से आती है, जो पहले था वही आज बड़ा होते जा रहा है, ज़्यादा फ्रैंक, ज़्यादा फ्रीडम के नाम पे सब कुछ हो रहा है। अब मेरे समय पे ऐसा हुआ कि कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे आगे बढ़ा सके, तो उसका पहला प्रोसेस था अनस्कूल। 6 महीने तक मुझे स्कूल में नहीं भेजा गया। 6 महीने तक सिर्फ मैं खेला, मैंने ड्राइंग्स बनाए, मुझे इंटरमीडिएट एलिमेंट्री की जो हमारी एग्ज़ाम्स चलती हैं वो मैंने दी, उसमें मुझे A ग्रेड मिला। सिंगिंग में मैं गया, मैं गाना गाने सीखा, मैं गिटार बजाने सीखा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में 6 महीने तक मुझे कोई भी स्कूल का प्रेशर नहीं दिया गया। उससे जो मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उसकी जो इलास्टिसिटी, इसको कहते हैं न्यूरो इलास्टिसिटी, वो एबिलिटीज़ थी वो बढ़ाई गई। और फिर बाद में वापस मुझे रेगुलर स्कूल के बच्चों के साथ डाला गया, और आपको जान के ये आश्चर्य होगा, पहली एग्ज़ाम में मुझे 74% आए, और तब मेरे पिताजी ने सबको खाना खिलाया कि मेरा बेटा पास तो हुआ, फर्स्ट क्लास आया। तब तक 1990 तक हमारे घर में किसी को विश्वास ही नहीं था कि मैं कुछ जीवन में कर पाऊंगा। मैं एक एक्स्ट्रा व्यक्ति हूं और सबको मुझे घर में बैठे बैठे खिलाना पड़ेगा, ये हुआ। और वो जो अनस्कूलिंग का प्रोसेस मुझे आज भी याद है। अब अनस्कूलिंग होने के बाद ये जो पढ़ाई में जो दिक्कतें आ रही थी वो मुझे खुद को रियलाइज़ हुई, और फिर बाद में जैसे जैसे मैं बड़ा होते चला वैसे वैसे मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए। तो मैंने, अब देखो, जो आदमी अनाथ होता है वो अनाथ आश्रम बनाता है, जो औरत विधवा होती है वो विधवा को के लिए आश्रम बनाती है, जो किन्नर होते हैं वो किन्नरों के लिए काम करते हैं। अब मैं डिसलेक्सिक था तो मैं किसके लिए काम करूँगा? इन्हीं बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। यस। तब से मैंने ये शुरू किया, ये रिसर्च मैंने शुरू किया जब मैं 13th में आया। तब ठाकुर कॉलेज में मैंने 13th किए कांदीवली में। तब मैंने ये रिसर्च शुरू किया। रिसर्च मुझे तब सबसे पहले पता चला, तब के ज़माने में, अभी तो वो नहीं रहे, रामदेव बाबा के एक साथी थे राजीव दीक्षित, वो PhD कर रहे थे इंडियन कल्चर के ऊपर, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉज के ऊपर वो PhD कर रहे थे। और तब उन्होंने काफ़ी चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करके रखा था। उनकी ऑडियोज़ मैंने सुनी, उनके प्रवचनों में मैं गया, वो जो बता रहे थे वो सही है या गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक भी मिलते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने बताया कि मैकॉले का सिस्टम है, ये सब डॉक्यूमेंट्स, तब तो गूगल वगैरह कुछ था नहीं, पर एनसाइक्लोपीडियाज़ की किताबें थी, तो वो मैंने पढ़नी शुरू की कि ये एक्चुअल में क्या है। और जाते जाते आगे बढ़ते बढ़ते हमने हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, और तब जाके जो सिस्टम मिला, आप जान के हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। आज जो कंप्यूटर चल रहा है, आज जो पूरा का पूरा कंप्यूटर चल रहा है, आप मानोगे नहीं, ये एक्चुअल सिस्टम हमारे ब्रेन की है। पूरे कंप्यूटर की जो सिस्टम है, वर्किंग स्टाइल है, प्रोसेस, वही सिस्टम हमारे ब्रेन की है। हमारे यहाँ पे एक पूरा का पूरा सिस्टम है, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम के ऊपर एक सूत्र दिया गया है, उसको कहते हैं नंदी सूत्र। नॉलेज इज द रूट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। ओके। ये किताब मैंने खोली, और उसके अंदर दिया गया है कि हमारा माइंड कैसे चलता है, ब्रेन कैसे चलता है, और हमारा कॉन्शियस कैसे चलता है।
जैसे कंप्यूटर में दो चीज़ होती हैं, एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी 2500 साल पहले जैन धर्म में ये कहा गया है स्क्रिप्चर्स में, ये जो हमारी बुद्धि है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको कहते हैं मति ज्ञान यानी ग्रास्पिंग पावर। जैसे मोबाइल में OTP आया, आपने डाल दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी, जो आपके सामने हो रहा है उसको आप तुरंत प्रोसेस कर रहे हो। ग्रास्पिंग, इनपुट कहाँ से आता है? कान से, आँख से, नाक से, जीभ से, स्पर्श से, सेंसेस, सेंसरी ऑर्गन से, और हमारे अंदर एक कॉग्निटिव सेंस चलती है जिसको कोई सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, कहते हैं। तो ये कॉग्निटिव सेंस चलती है। तो ये 6 से, ये जो 6 है, ये 6 के हिसाब से इनपुट आता है। अब इसको जो प्रोसेस करता है, जिसको हम कंप्यूटर में रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको कहा जाता है मति ज्ञान। वहाँ पे यही चलता है। अब उस मति ज्ञान के 4 प्रोसेस हैं। सबसे पहला है ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। ये सिस्टम चलता है, पहले ग्रास्प करना, अवग्रह, फिर क्वेश्चन पूछना कि ये क्या है, फिर निश्चय करना ये यही है, और फिर उसको अंदर स्टोर करके रखना कि ये ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आवाज़ दी, तो मेरे मन ने उसको सुन के, कान से सुन के उसको प्रोसेस किया, मेरे ब्रेन ने क्या प्रोसेस किया कि आवाज़ आई है, आवाज़ आई है। अब ये इंसान की है या जानवर की है, ये चीज़ की है, ऑब्जेक्ट की है, किसकी आवाज़ है, ये सेकंड स्टेज में, इसको यहाँ कहते हैं। फिर बाद में थर्ड स्टेज में नक्की होता है कि ये इंसान की आवाज़ है। अब इंसान की आवाज़ है तो उसमें डिविजन्स होते हैं, ये फीमेल की है, मेल की है, ये पर्टिकुलर कोई व्यक्ति की है, ये नज़दीक से आई आवाज़ है, दूर से आई आवाज़ है, इसको धारणा कहते हैं। तो इसके ये 4 भेद है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इस तरह से ये ब्रेन चलता है। अब ये ब्रेन की बात हो गई। अब ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस जो स्टोर करता है वो है रीड ओनली मेमोरी, वो है हमारा श्रुत ज्ञान। अब इसको मॉडर्न भाषा में इसको कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मति का मतलब है न्यूरो, न्यूरो मतलब मति, और श्रुत, श्रुत का मतलब है लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक। जब मैंने NLP देखा, मुझे इतना हंसना आया कि ये पागल लोग कितनी कॉपी तो किए, कितनी बुरी तरीके से कॉपी की है, अच्छी तरीके से कॉपी भी नहीं कर पाए हैं। अब वहाँ पे ये जो प्रोग्राम ही है मति और श्रुत, इस एजुकेशन, ये NLP का अगर हम सही तरीके से अगर हम उसको एग्जीक्यूट करें तो हम किसी भी इंसान में मेंटरिंग, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हम उसमें डेवलप कर पाते हैं। सबसे पहले बच्चों को स्कूल में जब डाला जाता था तब होता था उपनयन संस्कार। अब लोगों को लगता है उपनयन संस्कार मतलब क्या, वो जनेऊ धारण कर रहा है, मतलब उपनयन संस्कार वो हो गया, वो स्कूल में एडमिट हो गया। नहीं, साइकोमेट्रिक्स उस समय पे एनालिसिस होता था। इसमें कौन सी स्किल्स है? मेंटरिंग स्किल्स है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है। अच्छा, ये वैद है, ये वैद भी है, इसके अंदर वैद मतलब वैद्य गुण है, हीलिंग कैपेसिटीज है। इसके साथ में ये स्कल्प्टिस्ट भी है। अगर आज की दुनिया में वो मेंटर आज होते जो ये साइकोमेट्रिक्स चेक करते, तो वो बोलते आपको कि आपके अंदर अगर हीलिंग स्किल्स भी है और स्कल्प्टिस्ट स्किल भी है तो आपको मैं प्लास्टिक सर्जन बनाऊंगा। ऐसी साइकोमेट्रिक्स थी उनके पास कि कौन व्यक्ति किस में डीप जा सकता है और उसमें क्या लीडरशिप पा सकता है। वहीं से आज तो 18 साल के बाद वो लोग को ये सोच में आता है कि हम कौन सी स्ट्रीम पकड़ेंगे। वो तो 8 साल की उम्र में ही स्ट्रीम पकड़ लेते थे, और वहीं से अब उनका खाना भी वैसा होता था। अगर आप मेंटरिंग स्किल में हो, गाइडिंग लाइन में हो, तो आपको ज़्यादा जो फ्लैश क्रिएट करे वैसा खाना नहीं खाना है, जो माइंड क्रिएट करे वैसा खाना खाना है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एथलीट हो तो
एडमिनिस्ट्रेटिव, एथलीट, ये सब इसमें आता है। IAS, IPS वो सेकंड, यानी जिसको हम क्षत्रिय बोलते हैं, क्षत्रिय का जो कर्म है इसमें ये सब आता है। इसके अंदर का खाना अलग है। और अगर आप बनिया हो तो बनिया को माइंड कूल रखना पड़ता है, इसको स्टिमुलेशन तामसिक चीज़ नहीं लेनी है। वो क्षत्रिय फिर भी ले सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि मिलिट्री लोग दारू पीते हैं या पहले मदिरा पीते थे, वो फिर भी ले सकते हैं, पर बनिया ये नहीं ले सकता है। बनिया कैन नॉट अफोर्ड टू, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से कौन क्या काम करेगा और उसका खाना कैसा होगा, वो किस तरह से पढ़ाई करेगा, किस तरह से एक्सरसाइज करेगा, मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, उपनयन संस्कार के वक्त 6 महीने के अंदर ये सब तय हो जाता था। अब ये एक एक पढ़ाई करते 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 मुझे पता चला कि अब ये सिस्टम को अगर इम्प्लाई करना है तो कैसे करना है। अब मैंने पूरा का पूरा स्टडी किया। अगर आज की तारीख में इसको अगर हमें इम्प्लाई करना है तो एज इट इज़ उसमें 3 स्टेजेस दिए गए हैं। सबसे पहले है गर्भ शिक्षा, एक है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार अलग है, वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से माता पिता को दोनों को सक्षम किया जाता है। जैसे आज फर्टिलिटी सेंटर में होता है, उसको गर्भ संस्कार कहते हैं कि उन दोनों को सक्षम किया जाता है, सब टॉक्सिन्स निकाले जाते हैं, वो है गर्भ संस्कार। इसके अलावा अब आती है गर्भ शिक्षा। गर्भ शिक्षा यानी कि गर्भ के दौरान दी जाने वाली शिक्षा। अब इसमें क्या होता है, क्यों? देखिए, एक बार काजू पड़ा है, आप काजू को बोलोगे कि बॉडी में घुस, वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पर उसको चबाओगे, उसको घोलोगे, उसको एसिड में डालोगे, फिर जब वो आपकी बॉडी की प्रकृति का, काजू की प्रकृति अलग है, आपके बॉडी की प्रकृति का वो मटेरियल बन जाएगा, बाद में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बॉडी में इन्फ्यूज़ करेगा, है ना। ये फिजिकल इन्फ्यूजन हो गया। इसी तरह से नॉलेज का भी इन्फ्यूजन होता है। ये इन्फ्यूजन कहाँ से शुरू होता है? तो गर्भ से शुरू होता है। अब जैसे ही माँ सोचेगी वैसा ही बच्चा सोचेगा। ये सबसे पहला स्टेज है, ये होता है प्री नाटल 0 से 3 तक लेकर, ये सबसे पहला। जब अनकॉन्शियसली बच्चे को पता नहीं है क्या क्या हो रहा है, उसके तो सिर्फ एक छोटा सा हृदय उसका था, एक चींटी से भी कम साइज का हृदय था, वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसकी पूरी बॉडी चींटी से भी कम साइज की थी, वो पूरी बॉडी अब फर्टाइल हो रही है, धीरे 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 बढ़ रही है, आगे आ रहा है। अब ये इसी तरह मेंटल भी प्रिपरेशन होता है। मेंटल प्रिपरेशन, छोटा सा ब्रेन था, छोटा सा माइंड था, अब धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है। तो गर्भ के दौरान दी गई पॉजिटिविटी, दी गई न्यूट्रलिटी, स्टिमुलेशंस को कंट्रोल करना, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट होता है। इस समय पे माँ, कोई भी औरत अगर अपने आप को चेंज करना चाहे, नेचर ने उसको 9 महीने ऐसे दिए हैं, अब चाहे कितने भी गिरे हुए हो, चाहे कैसे भी हो, पर ये 9 महीना अगर आपने खुद को संभाल लिया और खुद के बच्चे को संभाल लिया, वो जैसे बोलते हैं ना, धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन हो ना हो, जीवन परिवर्तन ये 9 महीने में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसका हस्बैंड भी कर सकता है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट डिवाइन प्रोसेस ऑफ दिस यूनिवर्स। ये इतना यूनिवर्स को चलाने वाला, यूनिवर्स को आगे बढ़ाने वाला ये एक ही प्रोसेस है, और नेचर इसको फालतू नहीं जाने देगा। नेचर ये 9 महीनों को फालतू नहीं जाने देगा, क्योंकि नेचर का एग्जिस्टेंस ही वो है। नेचर ने उसको इतना बढ़िया तरीके से उसको एक्सेप्ट किया है, उसको प्रिजर्व किया है, इतना बढ़िया तरीके से उसको पूरा संभाला है, हमको वो सीखना पड़ेगा। तो 0 to 3 होता है गर्भ शिक्षा। अब 3 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा हो जाए, जब उसकी लिम्स बिम्स सब सही है, बोलना सीख गया है, चलना सीख गया, नॉर्मली बॉडी को उसको चलाना आता है, नाउ ही विल लर्न हाउ टू मेक द वर्ल्ड योर होम। गृह शिक्षा, ये विश्व ही तेरा घर है। मैंने एक डाउट है मुझे, मनीष जी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो गर्भ शिक्षा आपने बोला, वो माता पिता को लेनी चाहिए कि वो भी बच्चे पे ही होगी? क्योंकि गर्भ में तो कैसे, और उस उम्र में कैसे सीखेगा 6 महीने 3 महीने में? तो ये कौन पढ़ेगा ये चीज़? ये चीज़ माता और पिता को ही करनी है,
पूरा गर्भ संस्कार से ये प्रोसेस शुरू होता है और 0 से लेकर 3 साल तक माता और पिता को खुद को ये कंट्रोल होना होता है, तो ही तो वो अपना ट्रेडिशन और अपना सब कुछ वो बच्चे में इन्फ्यूज कर पाएंगे। करेक्ट। तो ये शिक्षा हम माता पिता को देंगे, आप Yes. ये बोल रहे हैं, और फिर या फिर वो माता parenting पिता करेंगे। बच्चों में डालेंगे क्या, या फिर वो एक्ट वैसे करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली तो बच्चा सीखने के कैपेबल नहीं होता है उस वक्त। ऐसा है, एजुकेशन एनवायरनमेंट से मिलता है, एजुकेशन एनवायरनमेंट से मिलता है। मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, आज तक कितने बॉलीवुड सॉन्ग आप किताबों में से सीखे हैं? फिर भी पूरा सॉन्ग आता है। हाँ, कई आते हैं। करेक्ट बिना हारमोनियम के, बिना तबले के, बिना गिटार के भी आप सही से गा लेते हो, करेक्ट, टाइमिंग के साथ, है ना? जी। वो किसने सिखाया आपको? सुनते सुनते ही एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सीखने से नहीं होता है, ये एनवायरनमेंट से होता है। माँ बाप को इस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, बच्चा अपने आप ग्रस्त करेगा। लेकिन ये माँ बाप भी तो एजुकेटेड नहीं है ये समझने के लिए। कई लोग तो नहीं समझते, झगड़ते रहते हैं, तो वो बच्चा पैदा होने के टाइम पे भी झगड़ते हैं और बातें भी इसी तरीके से करते हैं एक दूसरे से रैशली, तो बच्चे को पे तो असर पड़ ही रहा होगा उस वक्त। तो जैसे कि प्यार से बात करना है, वो खाना दे दे, या दाल क्यों कच्ची रह गई है, या नमक कम डाला है, तो सीधे खाना फेंक देते हैं, क्या मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा वैसा। ये झगड़ा होता है बच्चे के सामने ही होता है। तो ये सिखाना माँ बाप को ही पड़ेगा ना पहले। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे मैंने आपको कहा कि एजुकेशन ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये इकोसिस्टम है। तो अब पूरा इकोसिस्टम 300 साल हो गए बिगड़ गया, अब पूरा चेंज करना है। और थोड़ा ऑफ ट्रैक पे मैं जाऊंगा, फिर वापस 2 मिनट के लिए फिर वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। हमारे गुरुजी बहुत ही एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही पहुँचे हुए, उनका ज्ञान था। वो गुरुजी ने ऐसे हमको बताया कि 2019 से लेकर 2016 में हमको ये पता था कि 3 साल के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। 2016 में ये प्रेडिक्शन हो गया था कि अब के जो 10 साल है, और वो प्रेडिक्शन प्लूटो के ऊपर से हुआ था, प्लैनेट प्लूटो के ऊपर से। प्लूटो जो है वो हर नक्षत्र में 9.5 साल रहता है। तो 27 नक्षत्र में 9.5, 27, 28 नक्षत्र में 9.5 करके 250 साल रहता है। और हर 250 साल सॉवरेनिटी के 250 साल रहते हैं। जैसे पिछला 250 साल था इंग्लिश का, उसके पहले का 250 साल था डच पोर्चुगीज़ का, उसके पहले का 250 साल था मुग़ल लोगों का, उसके पहले का 250 साल था चाइनीज़ लोगों का। तो इस तरह 250 साल का ये सॉवरेनिटी का एक स्टेज होता है। अब ये जो परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है? श्रवण नक्षत्र से ये शुरू होता है। ये जो चेंज होता है ये कहाँ से शुरू होता है? श्रवण नक्षत्र से। आपको शायद पता नहीं होगा, हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों आता है? क्योंकि तब श्रवण नक्षत्र होता है। सूरज जो है वो श्रवण नक्षत्र में आता है। श्रवण नक्षत्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिटिकल ट्रांसफर। ओके। और ये कब आता है? 26 जनवरी हर में साल। सन जब ट्रांजिशन में में आता है। करेक्ट, बट ये हर साल होता है। हाँ, हर साल 26 जनवरी के आसपास सूरज श्रवण नक्षत्र में आ जाता है। अब प्लूटो जब, मान लो सूरज आता है तो भी इतना प्रभाव गिरता है, तो प्लूटो जब आएगा वो तो बहुत ही स्लो रनिंग प्लैनेट है, बहुत ही कॉन्शियस प्लैनेट है। इसको तो जैसे सोलर सिस्टम में तो बहुत छोटा माना गया है, पर हमारे शास्त्र में जैसे महाभारत के टाइम पे भी वो जो जब ये युद्ध हुआ और जब ये लोग वनवास गए और पूरा का पूरा पृथ्वी का सीन चेंज हो गया युद्ध के बाद, वो भी ये 10 साल ही थे जो अब चल रहे। तभी भी प्लूटो श्रवण नक्षत्र में था और आज भी प्लूटो श्रवण नक्षत्र से अब निकल के दूसरे नक्षत्र में अब जाएगा। कभी जाएगा? 2029 से। तो 2019 से लेकर 2029 जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आप इंडिविजुअली या कोई भी व्यक्ति अगर ये बात को समझ ले कि मुझे इस विश्व को चेंज करना है तो ये कर सकता है। और उसके अंदर 2 बात ये ऐड होती हैं कि 2019 में केतु शनि के साथ कनेक्टेड था तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चालू हुआ। अब राहु शनि के साथ कनेक्टेड है, अभी फिलहाल कनेक्टेड 29 मार्च से ये कनेक्शन हुआ है। अब ये कनेक्शन ऐसा है, वो केतु में जो मैनिफेस्ट किया गया था ये अब बाहर निकल के आएगा। तो इस तरह से ये जो ट्रांजिशन है, ये 10 साल का ट्रांजिशन, अगर कोई भी देश अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है, अगर उसके पास फिलॉसफी है और अगर वो मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो ये 10 साल में जो मैनिफेस्ट करेगा 250 साल उस देश के होंगे और वो भारत हो सकता है।
अब इसी तरह अगर हम ये समय में एजुकेशन का ट्रांसफर जो हो गया जाने दो, 250 साल थे उनके, उन्होंने मजा कर लिया, अब क्या करना है, अब विश्व को हम बर्बाद होते नहीं देख सकते। तो अगर हमको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो ये जड़ से ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो ये वहीं से शुरू होगा जहाँ से हमारी शुरुआत होती है, और वो है गर्भ शिक्षा। और उसको वो एनवायरनमेंट देना है, मम्मी को वो एनवायरनमेंट देना है। जैसे आज मम्मी को एनवायरनमेंट डिस्को पब या हुक्का का बार का मिलता है, उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट दो। अब जैसे हम कोई भी हो, पर हमारे एंसेस्टर्स के जो रॉयल संस्कार वो है ही। आप अमेरिका जाओगे तो भी वो ट्रिगर हो तो जाएंगे, भले ही आप दारू पी लो, फिर भी वो ट्रिगर अगर टाइम आया तो वो ट्रिगर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जीन में है वो, तो वो ट्रिगर हो जाएंगे। हमको पूरा विश्वास है कि अगर हमने ये शुरुआत की या हो भी रही है, चल भी रही है, छोटे छोटे पैमानों पे हम सभी पुरुषार्थ करें। दक्षिण भारत में बहुत सारे पुरुषार्थ हो रहे हैं, उत्तर भारत में अब सबके तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सभी गुरुजी अपने अपने क्षेत्र में अपनी तरीके से वो सब, हर व्यक्ति इसके पीछे काम पे लगा हुआ है। अब अगर हम ये कर पाए तो ये कभी होगा, गर्भ शिक्षा से ही होगा। अब सेकंड चीज़, तो जैसे 2 साल ख़त्म हुए, तीसरा साल शुरू हुआ, वहाँ से लेकर के अगर बच्चा 8 साल तक हो जाए, उसको कहते हैं गृह शिक्षा। यानी कि आपको घर में कैसे रहना है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करना है, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। जैसे हमारे माँ बाप हम हमारे माता पिता दादा दादी के को मिलते हैं या उन्होंने कुछ दिया, किसी से लिया, तो हमको थैंक यू बोलना है। तो ऐसे टोटल 56 क्वालिटीज़ हैं। तो ये 56 क्वालिटीज़ ये 3 से लेकर, यानी 2 के बाद 3rd ईयर से लेकर 8th ईयर तक घर पे ये क्वालिटीज़ उसमें डाली जाती हैं, घर पे। जैसे पहले के ज़माने में ये होता था कि ऐसे कहा जाता था कि राजा कैसा होना चाहिए, 32 लक्षण वाला होना चाहिए। सिर्फ राजा नहीं, कोई भी इंसान 32 लक्षण का ही होना चाहिए। ऐसे कहा जाता था कि कोई अगर ब्रिज है, कोई अगर राजमहल है, अगर नहीं बन रहा है तो 32 लक्षण वाले लड़के की अगर बलि दो तो वो खड़ा हो जाएगा। ऐसे पुराने ज़माने में ऐसे कहा जाता था, पर वो 32 लक्षण एक्चुअली होते थे और आज भी हैं। ये 32 लक्षण का पूरा एक साइंस है जो गायब करवा दिया गया है। तो 32 क्वालिटीज़, 56 बैड क्वालिटीज़ को कैसे, डीमेरिट्स को कैसे जीवन में से निकालना है, जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स, बोस्टिंग, ब्लफिंग, मर्मरिंग, बैक आंसरिंग, ऐसे सब 56 बैड क्वालिटीज़ हैं। कुछ कम्युनिकेशन की है, कुछ हमारे कॉग्निशन की है, हमारे समझ बिलीफ सिस्टम की है, कुछ हमारे बिहेवियर की है। ऐसी सब बैड क्वालिटीज़, ये सब 8 साल 9 साल की उम्र तक आपको उसको सिखा देना चाहिए। तो जो 32 अच्छी हैं वो और 56 बैड है, तो हमारे इंसानों में ज़्यादा बुराइयां होती हैं कंपेयर टू अच्छाई? ऐसा नहीं है। जैसे एक डॉग है, रास्ते पर डॉग चलता है, उसको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी खा लेता है। लेकिन ऐसे डॉग, ऐसे घोड़े को आप रेस में डालो, उसका नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा। गलियों में भी क्रिकेट लोग खेलते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल पाएंगे क्या? दंगल तो गलियों में भी होते हैं, वो कबड्डी खेल पाएंगे क्या? प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ये ट्रेनिंग वही होता है, आप लाखों रुपया खर्च के भी उसको ऐसा ट्रेन करो कि वो नंबर 1 पे आ जाए। तो इसी तरह से ये जो क्वालिटीज़ होती है, हम बचपन से वी आर वेरी रॉ फ्रॉम चाइल्डहुड, हमारे सब डेवलप हो रहा है। तो तभी ये सब क्वालिटीज़ हैं कि एक अच्छा इंसान आप कैसे बन पाओगे। ये पेरेंटिंग सिर्फ 9 साल तक ही होती है। 9 साल के बाद पेरेंटिंग नहीं कहा गया है शास्त्र में। शास्त्र में ये कहा गया है पेरेंट्स की जिम्मेदारी कब तक है, 0 to 8, 9 साल, यानी 1 साल गर्भ में और बाहर आने के बाद 8 साल। 9 साल तक ही पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब पेरेंट्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब जाके आता है 9 साल की उम्र में उपनयन संस्कार और गुरुकुल। वाई? आपने देखा होगा आजकल ये बहुत वर्ड चलता है, जनरेशन गैप।
जनरेशन गैप मतलब क्या कि आप 20 साल के हुए तब आपके हाथ में स्क्रीन टच आया, मैं तो माँ के गर्भ में से स्क्रीन टच देख के आया हूँ। दिस इज जनरेशन गैप। यानी कि आपके हाथ में अगर 20 साल की उम्र में स्क्रीन टच आता है तो आप उस बच्चे से 20 साल छोटे हो। दिस इज जनरेशन गैप। अब ये जनरेशन गैप माँ बाप और बच्चों के बीच में कब बढ़ता है? 8 साल की उम्र के बाद। माँ बाप होते 40 साल के आसपास, 35 साल के आसपास माँ बाप होते हैं और बच्चा होता है 10 साल का। अब उस समय में माँ बाप जा रहे हैं, माँ बाप का ग्राफ नीचे जा रहा है और बच्चे का ग्राफ ऊपर जा रहा है। माँ बाप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितने ही काउंसलिंग करवा लो, कितनी ही पेरेंटिंग की कोर्सेज करवा लो, क्लासेस करवा लो। लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि आपका ये काम नहीं है, ये काम आपका नहीं है। ये किसका काम है? क्योंकि इसी समय पे होता है हार्मोनल चेंज, इसी समय पे हम देते हैं को एजुकेशन। जब उसको जो समय उसको ट्रेन करने का है, कंट्रोल करने का है, उसको स्टेबल करने का है, वही समय हम उसको फ्रीडम खुला छोड़ देते हैं। अब वो स्ट्रीट डॉग ही बनेगा, वो इतना पावरफुल नहीं बन पाएगा। हाँ, ये बात अलग है जिसके घर में संस्कार हैं। अभी भी हमारे हिंदुओं के और जैनों के और वगैरह बहुत सारे घर में संस्कार चलते, तो फिर भी माँ बाप कंट्रोल कर लेते, तो फिर भी अच्छी तरीके से हम किसी को इतना अब्यूज़ नहीं करते, हम दूसरे को इतना परेशान नहीं करते। पर जहाँ पे ये कुछ है ही नहीं, उनके बच्चे आप देखोगे दे आर रूथलेस। दया करुणा माया जैसी कोई चीज़ ही नहीं। माँ बाप कौन मतलब मैं आपको बोलूँ तो हमारे नज़र झुक जाएगी। तो 9 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक उपनयन संस्कार के साथ 6 महीने के अंदर साइकोमेट्रिक्स हो जाने के बाद, उस तरह से उसको खाना देने के बाद, उस तरह से उसकी हैबिट्स बनने के बाद, उस तरह से उसको इन्वायरमेंट बनने के बाद 18 साल की उम्र के अंदर वो 72 टॉपिक्स, 72 सब्जेक्ट्स, 72 क्वालिटीज़, 72 स्किल्स वो अपने अंदर इम्बाइब कर सकता है अगर वो गुरु के पास, ट्रांसफॉर्मर के पास है, जैसे चाणक्य के पास है, वराहमिहिर के पास है। ऐसे जो हमारे मेंटर्स हो गए, गुरु हो गए, ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, इन सबके आश्रम में या इनके गुरुकुल में अगर हमारे बच्चे जाते हैं, दे कैन ट्रांसफॉर्म। पेरेंट्स डोंट हैव दैट कैपेसिटी। और अगर कोई वो गट्स करने भी जाए, आज तक कोई पेरेंट सफल नहीं हुआ है जो कमा भी रहा है, अपने पेट भी पाल रहा है और मीडियम लाइफ भी जी रहा है, वो ये सब नहीं कर पाएगा। और एक मोह होता है ना बच्चे की तरफ, अलग एंगल से देखते हैं अपने बच्चे को ना, तो भी वो डिसिप्लिन लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 100% वही है। एक तो वो चेंज हो रहा है और दूसरी तरफ से आप उसको गलत नज़रिए से उसको देख रहे हो। 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम देने को गया है तो सुबह में बादाम वाला दूध लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे। और आपको जान के ही आश्चर्य होगा, जेन जी को आज, ऐसे जेन जी जिसने बादाम का दूध पी करके एग्ज़ाम लिखे हैं, ऐसे जेन जी को आज कोई नौकरी देना नहीं चाहता। पूरी नौकरी देने की जो इंडस्ट्री है उसने पूरे HR डिपार्टमेंट ने पूरा अपना नॉर्म्स बदल दिया है। अगर आपने टाटा का पढ़ा हो, HR डिपार्टमेंट का सिस्टम क्या है, टाटा ने नक्की किया है, उसके मुंबई के ताज होटल में 700 एम्प्लॉइज़ थे जब वो 26/11 का अटैक हुआ तब। 700 में से एक भी शहर का नहीं था, सब बी टाउन या मतलब 2 टायर 3 टायर 2 टायर 3 टायर लोग थे। कोई भी नहीं था शहर का। क्यों? क्योंकि शहर के लोग आलसी होते हैं, लेना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये 9 से लेकर 18 तक अगर वो सही हो गया, अब हमने बहुत बार पढ़ा होगा सा विद्या या विमुक्त है, सा विद्या या विमुक्त है। अब गूगल को पूछो तो विमुक्त है किस में से फ्रीडम? किस चीज़ से? किसी को पता नहीं है। 2 चीज़ से। 8 साल का लड़का जब स्कूल में एडमिट होता है, सबसे पहले उसको यही सिखाया जाता है, 2 चीज़ से तुमको हम बाहर निकालेंगे। एक है आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, आपको हम प्रोडक्टिव बनाएंगे। गुरुकुल में आने का रीज़न ये है कि आपको हम प्रोडक्टिव बनाएं। और दूसरा रीज़न हम आपको दूसरे रीज़न से लेंगे, और वो दूसरा रीज़न है एडिक्शन। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये बचपन से कहे कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता, क्योंकि वो नहीं मिलेगा, कॉन्फिडेंस हार जाएगा, लो सेल्फ एस्टीम। वो मिलेगा तो सब सही होगा, वो नहीं मिलेगा।
तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहली दो चीज़ प्रोक्रास्टिनेशन और एडिक्शन। सेकेंड लेवल पे तीन चीज़ आती है, कन्फ्यूजन, इल्यूजन और चैलेंजेस। इन तीन को सॉल्व करना है, कन्फ्यूजन क्लैरिटी से, इल्यूजन्स को राइट डायरेक्शन से, और चैलेंजेस को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से। ये जीतना है। ये इन तीन चीज़ों से, ऑब्स्टिकल्स से, इल्यूजन से और कन्फ्यूजन से जब वो पास होके निकलता है, तब इन पांचों चीज़ों से वो मुक्त होना चाहिए। ही इज़ नॉट एंग्शियस, ही इज़ नॉट फियरफुल, ये सारी दुनिया से लड़ने में काबिल है। 18 साल की उम्र में निकल जाए तब। और आप देखना फ्यूचर, कॉलेजेस का फ्यूचर बहुत डार्क है। अब 25 साल की उम्र तक आप कॉलेज में पढ़ते हो, माँ बाप के लाखों रुपया बर्बाद करके। आज तो लाख रुपया तो कुछ नहीं रहे। मेडिकल में आप एडमिशन लेने जाओ, करोड़ रुपया तो उसी के लगते, 75 लाख एक साल का फीस होता है। अब 25-26 साल की उम्र में आप किसी हॉस्पिटल में, कॉरपोरेट हॉस्पिटल में पैकेज लोगे, और 45 साल में तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है। ये चलने नहीं वाला है, इतना लंबा ये सब नहीं चलेगा। अब स्पैन कम हो चुका है और लोगों का पेशेंस भी कम हो चुका है। तो उसी समय के अंदर हमारे लिए वरदान रूप क्या हुआ है? एआई वरदान रूप है। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल में आप एआई सिखाइए या एआई की मदद लीजिए, पर जो मेंटर है, मेंटर को जो बच्चों को सिखाने के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो किसी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के पास से उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। वो डेप्थ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एआई की मदद से हर चीज़ ले सकते हो और हर चीज़ आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। पर सिस्टम यही होना चाहिए, गर्भ शिक्षा, गृह शिक्षा और गुरुकुल शिक्षा। और गुरुकुल शिक्षा में भी स्पेशली साइकोमेट्रिक्स 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में हो जाना चाहिए। 10 साल इज़ मैक्सिमम। और इसके बाद जो वहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती हैं, आपको मेंटरिंग में जाना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आपको ऑर्गेनाइजिंग में जाना है, या आपको इंजीनियरिंग में जाना है। इंजीनियरिंग में हर कोई आ गया, यानी आर्टिसान्स हो गए, स्कल्पटिस्ट हो गए, हर कोई जो किसी भी साइंस में डीप जाए, वो फॉरेंसिक भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो हर चीज़ में डीप जाना वो इंजीनियरिंग है। तो इस तरह से अगर एजुकेशन सिस्टम लगाया गया तो आई एम डैम श्योर कि आने वाली अगली पीढ़ी को हम आराम से बचा सकते हैं। और पहले जो हमारी सिस्टम थी वो हम इसको ईजिली इम्प्लाई भी कर सकते। ये टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का है, हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन इसमें ना एक चीज़ जो मुझे क्वेश्चन आ रहा है या लूप होल नज़र आ रहा है, उसको कैसे भी ले सकते हैं कि अगर हर एक बंदे का या हर एक बच्चे का साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाए तो हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना सेल्फ आइडेंटिटी बन जाएगा। तो अभी का जो स्कूलिंग मेथड है कि 50 या 60 बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ाया जाता है, फिर वो नहीं हो सकता। तो इतने सारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? एब्सोल्युटली। अब इसमें 3 चीज़ होती है, इसमें भी 3 लेवल्स होते हैं। तो जैसे जब एडमिट होता है तो साइकोमेट्रिक्स उसकी आइडेंटिटी नहीं बनती है, उसमें कितना लेवल है वो पता चलता है हमें। उससे उल्टे का तो ये तो सही होगा, स्कूल में तो रैंडमली पढ़ा दिया, पता ही नहीं है कि किसकी क्या कैपेसिटी है। सबको सेम पढ़ाते हैं, सबको सेम पढ़ाते, पर कैपेसिटी, जैसे मैं स्कूल में एडमिट हुआ, जो लोगों को सिखा रहे थे मुझे भी सिखा रहे थे, पर मैं तो फेल हो रहा था। तो यानी मेरे माँ बाप के तो पैसे तो वेस्ट ही हो रहे थे। और आज आप देखोगे हर बच्चा इंडिविजुअल अलग है। ADHD, हर बच्चा इतना हाइपर हो चुका है, अटेंशन डेफिसिट हो चुका है। ADHD का सबको प्रॉब्लम है। कितने माँ बाप का डाइवोर्स है और कितने सारे बच्चे ये सब देख देख करके, घर की जो एनवायरनमेंट है देख देख करके उनका दिमाग खराब। आप किसी को भी बच्चे को पूछोगे, माँ बाप नहीं हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता है, भले ही माँ बाप ने कितना ही अच्छा रखा हो, पर पेरेंट्स, बच्चों के दिमाग में वो वैल्यूज़ ही नहीं है। तो एक्चुअली हर बच्चे को इंडिविजुअल ही ट्रीट करना होगा, क्योंकि वी शुड वैल्यू एवरी बच्चा। ये कोई स्टॉक नहीं है, ये कोई फ्लॉक नहीं है, ये कोई भेड़ नहीं है कि जिसको 50 जन को हमने सबको एक साथ में ट्रीटमेंट दे दी। ये भेड़ नहीं है। साइकोमेट्रिक टेस्ट हर एक बच्चे का इंडिविजुअल लें हम, तो हर एक बच्चे का खुद का इंडिविजुअलिटी निकल के आ जाएगा उसमें।
अगर मुझे पता है कि ये बच्चा एक चीज़ में अच्छा नहीं है या एक चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, तो मैं उसका सिलेबस इंडिविजुअल तो डिसाइड नहीं कर सकता, मुझे सिलेबस तो पूरे एक ग्रुप का या एक फ्लॉक का साथ में डिसाइड करना है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो जो क्वेश्चन है वही उसका सल्यूशन है। आपने जैसे बोला कि एक ही सिलेबस सबको हम नहीं सिखा देते, इम्पोर्टेंस सिलेबस का है ही नहीं। यही सबसे बड़ा रॉट हमारे दिमाग में पिछले 150 साल से भरा गया है कि एजुकेशन मतलब सिलेबस। एजुकेशन डज नॉट मीन सिलेबस। आज से 25 साल पहले जब मैंने दीक्षा ली तब विंडोज़ 96 चलता था। आज की तारीख में जावा, उस टाइम पे जब मैं कंप्यूटर सीखा था 96 में, जब मैंने कंप्यूटर को टच किया था तब ये कलर वाला कंप्यूटर था ही नहीं, Black and डॉट white. मैट्रिक्स। डॉस ऑपरेटेड सिस्टम था। पर आज जितना भी प्रोग्राम्स है, एंड्रॉयड के जितने भी एप्लीकेशंस है, सब कुछ मुझे आता है। एक कोई सिलेबस में मैंने सीखा है एप्लीकेशन। सिलेबस इज नॉट नेसेसरी। हमारे भारतीय मानसिकता में से ये कब जाएगा कि सिलेबस डज नॉट एजुकेट यू, द एनवायरमेंट एजुकेट्स यू। मैंने अभी आपको बोला कि बॉलीवुड के सॉन्ग कौन सी किताब में से आप सीखे हो? लेकिन इसके लिए तो पूरा स्कूलिंग सिस्टम को इरेडिकेट करना पड़ जाएगा। एग्जैक्टली। अनस्कूल मैं 5वीं कक्षा तक फेल होते रहा। मैं आगे कब बढ़ा? मैं डॉक्टरेट बना। मैंने 2 थीसिस लिखी है। इस डिसलेक्सिया से डॉक्टरेट के बीच में मैंने इतना ही सीखा है कि मेरा जो ट्रांजिशन था वो था अनस्कूल। अनस्कूलिंग ऑब्जर्व करना शायद अभी मुश्किल लग रहा होगा, मतलब हाँ, मैं फीलिंग मुश्किल क्यों लग रहा है वो हाँ, बताता हूँ हाँ, मैं। हाँ। बिकॉज आई अंडरस्टैंड ये डिस्कशन जो है इट इज़ अबाउट द करंट सिस्टम ऑल्सो। कितने ही स्कूल्स हैं, हम डोंबिवली में रहते हैं, डोंबिवली इज़ आई थिंक सबसे ज़्यादा स्कूल्स हम कहते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर स्थित हैं। आई थिंक 100+ स्कूल्स हैं। अभी 100+ स्कूल्स अगर एक ही सिटी में है तो इंडिया भर में देर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्कूल्स। आप पूरा बोर्ड का बोर्ड उसके हिसाब से चेंज करना होगा। करंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, बच्चे ऑलरेडी कहीं जाते हैं और पेरेंट्स ऑलरेडी अडेप्ट कर चुके हैं उसके लिए। तो ये जो पूरा साइकिल है, इट इज़ नॉट अ स्मॉल साइकिल, आई मीन टू से दैट। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसी के अंदर उसका आंसर छुपा हुआ है। अब आंसर क्या है? आपको सबसे पहले ये निश्चय करना है कि एक बच्चा 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ाई करेगा, क्योंकि हर बच्चे का सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करूं। रेस्ट्रिक्शन, एनवायरनमेंट, 8 घंटे से ऊपर किसी को पढ़ाई नहीं करनी है। 24 घंटे में से 8 घंटे के ऊपर, आजकल तो पहले स्कूल 6-7 घंटे जाओ, 4 घंटे ट्यूशन में जाओ, ये इंसान को बर्बाद कर रहा है। सबसे पहले ये निश्चय करना होगा कि 8 घंटे स्कूल, उसके अलावा नो ट्यूशन, नो नथिंग। अब नक्की करना है कि 8 घंटे क्या करना है। सुबह में आराम से, सुबह का जो भी हमारा कामकाज है, घर पे खाना पीना वगैरह सब है, इंडिविजुअली एक एक व्यक्ति को। आज की तारीख में, पहले ज़माने में ये था कि माँ बाप को पता था कि कितना फूड किसको कौन से सीज़न में क्या फूड देना। मैं आपको, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन किया। आप मोबाइल में आप इसको बताइए, गूगल करिए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्रूट एंड वेजिटेबल। What is the difference between fruit and vegetable? So the main difference between a fruit and a vegetable lies in their botanical origin. Fruits develop from the flower of a plant and contain seeds, while vegetables are other edible parts of the plant such as leaves, stems and roots. ओके, अब ये दिया गया है इसमें। अब हमारे यहाँ पे ये इतना कॉम्प्लेक्स आइटम को सिंपल करके दिया गया है हमारे शास्त्र में, एजुकेशन सिस्टम में। फ्रूट्स क्या है? जिसमें से आपको शक्कर मिले वो फ्रूट्स है, और जिसमें से तेल मिले वो वेजिटेबल है। अगर आपका बेटा पूछे कि पापा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रूट एंड वेजिटेबल, आप उसको बॉटेनिकल आंसर दोगे? उसको इतना ही कहना है। और हमारे जैनिज्म में ये सिस्टम है कि फागन यानी होली पूनम आती है, होली पूनम के बाद हम वेजिटेबल्स बंद कर देते, लीव्स बंद कर देते, किसी भी प्रकार का पालक वगैरह की भाजी हम नहीं खाते। हम क्या खाते ये सीज़न में, समर सीज़न में रोटी और आम खाते, क्योंकि आम में शुगर होता है। बिकॉज दिस इज जोग्राफिकल कंडीशन कि जब एनवायरनमेंट में ड्राइनेस बढ़े, आपका वाटर डिहाइड्रेशन हो, तब शुगर देना चाहिए। और विंटर सीजन में जब ड्राइनेस बढ़े
जब खराचे आए और आपके बॉडी में से मॉइस्चर गायब हो जाए, फटने लगे, तो उसको तेल देना चाहिए, जो कहाँ से आएगा? नारियल में से आएगा, लीफ में से आएगा। तो लीफी वेजिटेबल्स या वेजिटेबल्स और फ्रूट में इतना ही डिफरेंस है कि एक में से तेल आता है और एक में से शक्कर आते हैं। ये हमको बचपन से, हम हर जैन को पता है बचपन से कि हम फागुन महीने के बाद आम और रोटी खाएंगे और तब तक हम वेजिटेबल्स खाएंगे, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन होता है तो हम फ्रूट खाएंगे, और विंटर सीजन में ड्राइनेस होती है तो हम वेजिटेबल खाएंगे। हमको बचपन से पता है, स्कूल में पढ़े हुए इंडिया के लाखों बच्चों को नहीं पता है। और ऐसे मेरे पास 3000 वर्ड्स है जो आज के बच्चों को सिंपल तरीके से सिखाया जा सकता है, पर ये लाखों लोग इस सिंपल तरीके से नहीं सीख रहे, ना किसी टीचर को पता है। मैंने अच्छे कंपनीज, आज जितनी भी एजुकेशन कंपनीज और उनके अच्छे टॉप लेवल पे जो लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनको भी ये पता नहीं है। ऐसे 3000 वर्ड्स है। मैं आपको पूछूंगा कि आप कौन सी, अगर आप फ्यूचर में आपका बच्चा होता है तो आप इजी तरीके से मेरे पास एडमिट करोगे या स्कूल में एडमिट करोगे? पहला तो जवाब ये है कि मेरा ऑलरेडी बच्चा है जो स्कूल में जाता है एंड सी मेरे पास, सच बताऊं तो थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ 2 मिनट लेकर, कि मैंने भी स्कूल्स सारे देखे थे। अभी वो 2nd स्टैंडर्ड में है एंड 5 मतलब करीबन 3-4 साल से तो स्कूल जा ही रहा है। सो स्कूल्स देखने का प्रोसेस बहुत लंबा गहरा शुरू किया मैंने भी। अल्टीमेटली आई हैव सेटल डाउन टू वन स्कूल, नॉट जस्ट बिकॉज आई हैव सेटिस्फाइड विद दैट स्कूल, कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। वी वांट टू गिव दैट ऑप्शन एंड वी कैन डू दिस इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ। आपके घर को ही गुरुकुल आप बना सकते हो। घर किस लिए होगा? 8 घंटे बच्चे को पढ़ाना है, उतना समय वो स्कूल में रहेगा, 8 घंटे, नो एक्स्ट्रा ट्यूशन, नो एक्स्ट्रा स्कूल, नथिंग, उतना ही रहना है। घर किस लिए है? घर अच्छी तरीके से सोने के लिए है, फॉर अ गुड स्लीप। घर पे आके स्लीप अच्छी मिलनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, घर पे आके फूड अच्छा मिलना चाहिए। जो आज बच्चे फूड खा रहे हैं वैसा फूड नहीं, एक अच्छा उसका बॉडी डेवलप हो इस तरह से। तो घर को ही आज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम इजीली इसको इम्प्लाई करते हैं, और मैंने इसका सोल्यूशन निकाला है, वर्चुअल गुरुकुल। आज AI टेक्नोलॉजी आ गई है, हम आपके घर पे पूरा चेक रख सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं, आपके माँ बाप को ये पूरा दे सकते हैं कि आप घर में आपके बच्चे के लिए इतना करोगे, और बाकी के 8 घंटे स्कूल में क्या सिखाना है। एंट्री करते वक्त सुबह में एंट्री करते वक्त पहले, सबसे पहले उसको प्राणायाम, योगा ऐसा करवाया जाए आधे घंटे के लिए। 24 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। और वो करते ही उसके बाद में शुरू के जो 3 घंटे हैं वो थियरी का लेक्चर्स होना चाहिए, फिर थोड़ा ब्रेक होना चाहिए, फिर 3 घंटे का उसको प्रैक्टिकल का होना चाहिए, फिर थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए, और फिर वो रचनात्मक, फिर जो 2 घंटे जो एक्स्ट्रा उसको बचे उसमें उसको प्रोजेक्ट, जिसको आज हम बोलते हैं, वो वहीं पे रह के रचनात्मक कार्य करे और शाम को घर पे आ जाए। और जब वो आए तब उसके सिर पे कोई भी टेंशन ना हो। आई एम डैम श्योर, ये मैंने बहुत बच्चों के साथ ट्राई भी किया है। मैंने उनका स्कूल छुड़वा दिया, उनका ट्यूशन क्लास छुड़वा दिया, बस इतना ही। 8 घंटे पढ़ना है, उनकी मम्मी डेफिनेटली टीचर थी तो वो घर पे 8 घंटे उसको पढ़ाती है। ऐसे ही 3 घंटा थियरी, 3 घंटा प्रैक्टिकल और 2 घंटा रचनात्मक, कॉम्पिटिटिव, ऐसा जिसके अंदर उसको इंटरेस्ट आए। ऐसे इस तरह से डिवीज़न पहले भी यही होता था कि सुबह में 3 घंटे पहले थियरी होता था, प्रहर कहते थे उसको, प्रथम प्रहर। दूसरा प्रहर होता था, उसमें प्रैक्टिकल होता था, और खाना खाने के बाद का जो प्रहर होता था उस प्रहर में वो लोग कॉम्पिटिटिव, रचनात्मक, कॉम्पोजिशन ये सब करते थे। बस दिस इज़ मोर देन इनफ। और उसके बाकी का जो समय है वो आप उसको, अगर ये 8 घंटे सही से कंट्रोल हो गए, आई एम डैम श्योर बाकी के समय भी अच्छी तरीके से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक सवाल जो मुझे तुरंत आ रहा है वो, अभी तो माँ बाप जो ऐसे हैं कि उनको बच्चों के लिए टाइम मिलता नहीं है, वो लोग दोनों भी शायद जॉब पे जाते हैं, अपना अपना कुछ काम करते हैं, तो बच्चों पे फुल टाइम ध्यान देना शायद उनके बस में नहीं है, पहला। दूसरा, ऐसा है कि उनको फिर अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो घुसे हुए हैं वो स्कूल जाने के, उस पर से माँ बाप को निकालना नहीं चाहेगा ये सिस्टम डालने के लिए। जैसे आप अनस्कूलिंग कह रहे हो, मुझे लग रहा है सबके मन में डर ये है, पेरेंट्स के मन में, कि अपन करंटली इनिशिएट तो नहीं कर सकते कि मेरे बच्चे को मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि वो डरते हैं कि वो फिर पीछे रह जाएगा बाकी सब, उनसे रिस्क क्यों लेना बच्चे की लाइफ के साथ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसी स्कूल्स है जो सिलेबस अब प्रोवाइड नहीं कर रही है इंडिया में। बहुत सारी ऐसी नई स्कूल्स आ चुकी हैं जो बच्चों को टेक्स्ट बुक्स नहीं प्रोवाइड कर रही हैं,
बच्चों को सुबह में स्कूल जाना है, शाम को वापस घर पे आ जाना है, स्कूल की बस लेके जाए, खाना पीना सब वहीं पे होगा, A to Z हर चीज़ वहीं पे होगी, और उसको वहाँ पे सीखने के लिए एनवायरनमेंट मिलता है। और सिलेबस बिल्कुल नहीं होता। सिलेबस बिल्कुल नहीं होता है। अब 3-4 साल में आप देखोगे कि हर माँ बाप ऐसा एजुकेशन मिनिमम प्राइस में देना चाहेगा। उसके पास तो इतना पैसा नहीं कि करोड़ करोड़ रुपए का फीस वो 10 साल के लिए भरता रहे। वो कॉलेज के लिए फीस नहीं है तो स्कूल के लिए कहाँ से होगा, वो तो भरता रहे। तो 3-4 साल में ही ये चीज़ आ जाएगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा कि उनको देख करके हर माँ बाप को ये आएगा मन में कि ऐसा एजुकेशन अगर मेरे बच्चे को मिलता तो। और तब आई एम डैम श्योर कि जो भी आज की तारीख में इस फील्ड में अगर आगे बढ़ेगा तो 3-4 साल में वो पूरे भारत की स्कूल्स को कैप्चर करने में, वो जो जनरेशन होगा वो पूरे स्कूल्स को कैप्चर करने में सक्षम होगा। बेंगलोर में बहुत सारी अनस्कूलिंग्स चल रही हैं। सिख समाज है, उन्होंने तो ऑलरेडी आईबी बोर्ड को हायर कर लिया है, खुद का सिख का धर्म का पूरा उन्होंने सिलेबस बना लिया है, और ऐसे ही ओपन स्कूल्स उन्होंने शुरू कर दिए हैं। चिन्मया मिशन ने भी अपना खुद का चालू कर दिया है। ऐसे ही साउथ इंडिया, तमिलनाडु में ऐसी बहुत सारी स्कूल्स हैं। कृष्णमूर्ति जी उनका नाम है, उनकी जो स्कूल्स है वहाँ पे भी कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं होता है। शायद हम अनजान है, मुंबई में भी विले पार्ले में त्रिधा करके स्कूल मैंने आज से 25 साल पहले देखी थी। रुडोल्फ का जो रियान इंटरनेशनल स्कूल्स है वहाँ पे भी टेक्स्ट बुक्स वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। इस तरह से भारत में बहुत सारे टॉप लेवल की स्कूल्स बढ़ रही हैं। अब मुझे तो ये पता है कि 3-4 साल में हर माँ बाप ये बोलेंगे कि हमारे बच्चे को भी ये प्रेशर नहीं देना और इसमें से निकालना है, और तब हमारा जो ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन सभी को काम आ जाएगा। जितने भी ये इंटरनेशनल बोर्ड फॉलो करने वाले स्कूल्स हैं वो अभी एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हैं, उसमें बहुत पैसे लगते हैं। रैन इंटरनेशनल स्कूल के जो है फ़ीस होंगी बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये जब आप जैसे कह रहे हैं, ये जो आम आदमी है उसके बजट में फिट होने वाले स्कूल्स कब आने शुरू हो जाएंगे? ये स्कूल्स को अब ज़्यादा पैसे खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्रांडेड स्कूल्स जो चीज़ लेके आते हैं वो सभी के सभी स्कूल्स में थोड़े सालों के बाद कम रेट में अप्लाई हो ही जाता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है वो इन ब्रांडेड स्कूल से कहीं परे है, क्योंकि हमारे पास ऐसा रिसर्च किया गया है, मेरे पास स्पेशली मैंने ऐसे कितने सारी वोकैबुलरी के वर्ड्स और कितनी ही सारी ऐसी चीज़ों को मैंने रिसर्च किया जो मैनिपुलेट करके सिखाई जा रही हैं। फॉर एग्जांपल नॉन वेज, ये वर्ड मैनिपुलेटेड वर्ड है, ऐसा कोई वर्ड ही पूरे वर्ल्ड में नहीं है। नॉनवेज जैसा वर्ड ही नहीं है। वर्ड क्या है? शाकाहार और मांसाहार, मतलब मीट ईटर एंड वेजिटेरियन, ये वर्ड है। ऐसे और एक मैनिपुलेटेड वर्ड बताता हूँ, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अगर लिविंग है तो वो थिंग नहीं है, वो लिविंग बीइंग है। देयर आर ओनली 2 थिंग्स, माई सोल लिविंग बीइंग एंड माई बॉडी लिविंग थिंग, 2 ही चीज़ है। ऐसे हज़ारों मैनिपुलेटेड वर्ड्स हैं। जैसे कि लोगों को नॉनवेज खिलाना है तो क्या करोगे आप? फूड को प्रोटीन बोलना शुरू कर दोगे, बच्चे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों खाना शुरू कर देंगे। पर जब आपको अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से, भारतीय कल्चर के हिसाब से आप उसको रियल वर्ड बताओगे, क्या शाकाहार और मांसाहार ये वर्ड बताओगे, तब उसको पूछोगे हु आर यू? आई एम अ शाकाहारी, आई एम अ वीगन। वो ये प्राउड फील करके कहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। जो मैनिपुलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पिछले सालों में किया गया है, पूरी अपनी संस्कृति को नाश करने के लिए को एजुकेशन सिस्टम जो डाला गया है और पूरा का पूरा माइंड करप्ट करने के लिए उन्होंने को एजुकेशन क्यों शुरू किया पता है? क्योंकि हमारा जो ये एजुकेशन फेज़ होता है, जैसे क्रिकेट खेलोगे शुरू के 15 ओवर बहुत सॉलिड होते हैं, ऐसे हमारे जीवन की सेंचुरी के शुरू के 15 ओवर बहुत सॉलिड होते हैं। इस 15 ओवर को 15 साल को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है, और उन्होंने सबसे पहले इसको ही मैनिपुलेट कर दिया, बच्चों को लड़कियों के साथ रख दो, पागल हो जाएंगे, किसी का मन दिमाग स्कूल में नहीं लगेगा, बुक्स में नहीं लगेगा, ये सारे लट्टू होकर के फिरेंगे। और बाकी आप जो को एजुकेशन स्कूल्स नहीं है उसमें डालो। मैं आपको बोलूँगा, हमारे ग्रुप में 29 महाराज साहब हैं, 29 गुरुजी है, 2929 हॉस्टल में से आए हैं।
कोई भी माता पिता के पास से घर में से नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हम 2929 में, ये तो एक दिन मैं बैठा था तब मुझे पता चला, हम 2929 में ये क्वालिटी है सेल्फ रिलायंस। सुबह में 5 बजे स्कूल में हम उठ जाते थे और रात को सोने तक सारा सॉक्स, स्कूल टाई सब हम खुद करते थे। हमारे 2929 में सेल्फ रिलायंस है। आज हम बिना डरे हम घूम सकते हैं। पर जो ये मदर्स, ममाज बॉय होते हैं, होम सिक होते हैं, इनको आप थोड़ा सा भी अगर टॉर्चर कर लो, उनकी लाइफ सेट ही नहीं होगी। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चे की ये हालत ना हो, और उसको जब ये अल्टरनेटिव मिलेगा, और इसमें कुछ खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो खुद ये पूरा का पूरा सिस्टम जैसा था वैसा का वैसा ही, उल्टे का क्या, उनको टाइम लगा, 150 साल लगा हमारे एजुकेशन को मैनिपुलेट करने के लिए। मुझे तो मैनिपुलेट करना ही नहीं है, मुझे तो जैसा है वैसा ही दिखा देना है, तो मुझे तो टाइम ही नहीं लगेगा। हम इजीली अगर हम वर्चुअल गुरुकुल चालू करें घर घर में अगर पेरेंट्स आ जाएं आगे, उनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ टाइम टेबल और चेकलिस्ट बनानी है, जैसे आजकल वो रखते हैं, जैसे बेबी सीटर्स होते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस। अगर वो कॉमर्शियल नहीं है और सचमुच में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो 100%, और मैं ये मानता हूँ कि आज की जनरेशन बहुत ही कॉन्शियस है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, जो अपने लड़कों को देखता हूँ जो खुद के बच्चे नहीं करते पर अडॉप्टेड बच्चे लेके आते हैं, उनको संवारते हैं, जो पहले नहीं था। पहले ये एक्सेप्टेंस नहीं था, आज बहुत सारे जनरेशन में एक्सेप्टेंस आ रहा है। और ऐसे मदर्स, ऐसे पेरेंट्स अगर ये जॉब की तरह से भी अगर ले ले इस वर्चुअल गुरुकुल के जॉब की तरह से, यानी खुद ही वर्चुअल क्लास अपने घर में शुरू कर दे, 100% रेट की कोई बात ही नहीं है। इस इंडस्ट्री को कमर्शियलाइजेशन से पूरा निकाल के हम हर बच्चे को, अगर एक 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को हम कह देते कि ये 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा, इसको तू सिखा दे, वी वांट दैट। आप अगर बच्चों को बोलोगे कि तुम्हें ये करना है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं तुझे सिखा देता हूँ। उनको एक दूसरे को हेल्प, बचपन से ये जो सुहृदता, सौहार्दता जो बढ़ेगी और जो नेटवर्किंग बढ़ेगा, स्कूल से ही उसको पता है कि ये बनिया है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, मुझे इसके पास से ये सब चीज़ लेनी है। स्कूल से ही वो नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम सेट हो जाएगा। तो मुनि जी, आपके पास इतना विजडम है, आपका खुद का एक्सपीरियंस है, तो आप क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, ले रहे हैं इस अनस्कूलिंग या इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए? मेन स्ट्रीम में लाना ये बहुत बड़ी बात है ही नहीं। मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी कि हम इतना क्यों डरते हैं। मेरे माँ बाप ने एक स्टेप लिया अनस्कूलिंग का, तो आज मैं डॉक्टरेट पे पहुँच गया, और आज मैं लाखों लोगों को प्रवचन देता हूँ। और इतना ही नहीं, मेरे स्कूल के कोई भी टीचर को ये विश्वास ही नहीं होता कि ये लड़का कल था जिसे हम मारते थे, और आज मैं इस स्टेज पे पहुँच चुका हूँ। इसी तरह से हर माँ बाप चाहेगा कि उसका बेटा एक मुकाम पे पहुँचे, और ये मुकाम पे कब पहुँचेगा, जब हमारी एजुकेशन सिस्टम का जो रूट रिज़ल्ट है वो मिलेगा तब। और हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो रिज़ल्ट है वो क्या है? 16 साल की उम्र में इंटर्नशिप और 18 साल की उम्र में अर्निंग। हर राजा का बेटा 16 साल की उम्र में युवराज घोषित किया जाता था, और 18 साल की उम्र में उसकी शादी करवा के उसको राजा भी घोषित कर दिया जाता था। हर मुनिम का बेटा 16 साल की उम्र में उसके गद्दी पे बैठता था, और 18 साल की उम्र में माँ बाप उसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे, अब आप संभाल लो। इसी तरह ये स्कूल में से निकलने वाला या ये वर्चुअल गुरुकुल भी अटेंड कर ले तो भी हर बच्चा 16 साल की उम्र में इंटर्नशिप शुरू कर देगा, और 18 साल की उम्र में वो इस इकोसिस्टम का एक इनएविटेबल पार्ट बन चुका होगा। इट इज़ नॉट अबाउट अर्निंग, इट इज़ अबाउट बिकमिंग द इनएविटेबल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और तब ना ही उसकी जॉब की अनस्टेबिलिटी रहेगी और ना ही उसकी अर्निंग की अनस्टेबिलिटी रहेगी। ये एक इकोसिस्टम डेवलप करने का मॉडल है। ये किसी को जॉब दिलाने का या कॉमर्शियल इंडस्ट्री को या एजुकेशन को कॉमर्शियल बनाने का बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है। ये पूरा का पूरा ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, मेंटर, एडमिनिस्ट्रेटर
ऑर्गेनाइजर, फाइनेंसर और इंजीनियर, इन चारों के चारों इकोसिस्टम को डेवलप करके नेशनल पेट्रियोटिक फीलिंग्स के साथ इसको आगे बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। पूरी की पूरी भारत की जो आर्य संस्कृति है, इस संस्कृति को अगले 250 साल के लिए पूरा विश्व इसको गुरु माने, इस श्रेष्ठ लक्ष्य के साथ हम ये काम कर रहे हैं। ये एक स्कूल तो आज की बात है, हम ये ढूंढ रहे हैं, हमने ये मिशन पे लोगों को लगा दिया है। बंगाल में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, जहाँ जहाँ हमारे फॉलोवर्स हैं वहाँ हमने ये ऑलरेडी मास्टर ऑफ बिलीफ एंड एक्शन के नाम से लोगों को रेडी करना शुरू कर दिया है, माँ बापों को रेडी करना शुरू कर दिया है। और हर माँ बाप अंदर से रो रहे हैं, सबको ऑप्शन चाहिए, सबको एक आंसर चाहिए। और ये आंसर, ये प्रॉब्लम, ये समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसलिए हमें मेन स्ट्रीम में आए न आए, इसको कोई वैलिडिटी दे ना दे, इसकी हम बिल्कुल भी चिंता या डर हमें या एंग्जाइटी नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों को आज मैंने जॉब पे लगाया है और बहुत लोगों को इस इकोसिस्टम का पार्ट मैंने बनाया है, और अब इसको बड़ा करने का मौका आ गया है। नाउ इट्स द टाइम वेयर आई हैव टू एक्सपांड, एंड नाउ आई एम एक्सपांडिंग फ्रॉम May 25th मई से ये सिस्टम वर्चुअली और फिजिकली, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों शुरू कर रहे हैं। अगर आप आपके घर में ये संकल्प ले लो कि मेरे बेटे पे 8 घंटे से ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, 8 घंटा ही प्रेशर देना है, और बाकी का समय उसके बिलीफ और एक्शंस को, उसके बिहेवियर को, उसके डिसिप्लिन को, उसके थॉट प्रोसेस को, उसके फीलिंग के प्रोसेस को अगर बढ़ाया जाए, इसमें अच्छी नींद मिले उसे, अच्छा खाना मिले उसे, अगर आप उस पर फोकस करते हो, तो ये वर्चुअल सिस्टम और ऑफलाइन सिस्टम जो पंचगिनी में स्वीट मेमोरीज हाई स्कूल में ये इम्प्लीमेंट होने वाली है, ये दोनों ही सिस्टम से अगर आप मेरे पास से ये पूरा सिस्टम सीख करके खुद का स्कूल चलाना चाहते हो, तो भी मैं ये आपको देने के लिए रेडी हूँ। और मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन या नियंट एड्यूवर्सिटी के तरफ से किसी भी प्रकार की फ्रेंचाइजी प्राइस ये नहीं ली जाएगी। दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर डेडिकेटेड टू अवर आर्यन संस्कृति। जो दुख मैंने झेला है, वो दुख अब के आने वाले ऑटिज्म से पीड़ित होने वाले, स्पास्टिज्म से पीड़ित होने वाले और पूरा दिन उनके पीछे रोने वाले उनके माँ बाप, उनके दर्द को दूर करने के लिए मैंने ये बीड़ा लिया है और मैं इसको पूरा करके रहूँगा। मेन स्ट्रीम में आते आते शायद 50 साल लग जाए। अटल बिहारी जी कहते थे, ये माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। करेक्ट। मैं इसी सिस्टम से आगे बढ़ना चाहूँगा। मुझे ये एक और चीज़ मालूम है, ये इस आपका जो स्कूल चालू होने वाला है पंचगिनी में, तो इसकी फ़ीस क्या होने वाली है? ये स्कूल ऑलरेडी चल ही रही है। इस स्कूल में से ही मैं पढ़ के आगे आया हूँ। ये स्कूल चल ही रही है। अब इसको नए तरीके से, एडवांस्ड तरीके से लीगली इसको हम अप्रोच करके, इसको फोकस करके हम बच्चों तक और माँ बाप तक पहुँचाना चाहते हैं। उसकी फ़ीस आप मानोगे नहीं, इतनी कम रखी है हमने। जैसे नॉर्मल 10,000 महीना स्कूल की फ़ीस होती ही है, तो इस स्कूल की फ़ीस हमने एक साल की 1,20,000 ही रखी है। सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल भी हम उसको फीस को नहीं बढ़ा रहे हैं। एंड एजुकेशन एवरीथिंग स्कूलिंग के लिए 1,20,000 है, और फूड और स्टे का एक बच्चे का हमको अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का खर्चा 20,000 आता है अप्रॉक्सीमेटली। तो साल भर के लिए शायद 2,40,000 हो, पर उसमें से भी कंसेशन करके हम सिर्फ 2 लाख ही फीस ले रहे हैं, यानी टोटल स्कूलिंग, बोर्डिंग। और ये जो बोर्डिंग होगा, ये बोर्डिंग नहीं होगा, ये वेलनेस सेंटर होगा। ये बोर्डिंग नहीं है, ये वेलनेस सेंटर होगा, जहाँ पे उसकी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होगी, जहाँ पे 8 घंटे से ज़्यादा उसको पढ़ाया नहीं जाएगा। तो उस तरीके से 1,20,000 एजुकेशन का और 2 लाख उसके होम स्टे वगैरह का
और बाकी थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार, बस उससे ज़्यादा हम नहीं लेने वाले हैं। और जो वर्चुअल जो आपने बताया हाँ। उसका भी फीस सेम है कि उसका कुछ कम ज़्यादा होगा? हाँ, तो वर्चुअल ग्लोबल गुरुकुल में अगर कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसके लिए जो हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास तो होंगे नहीं, तो मटेरियल हमको उनको घर पे पहुंचाना पड़ेगा, और उनकी 1 महीने की माँ बाप की ट्रेनिंग भी हमें लेनी पड़ेगी पार्ट में, यानी महीने में 1 बार 2 बार, जैसे MBA के क्लासेस पार्ट टाइम कर लेते, ऐसे महीने में 2 दिन का, तो साल भर में ऐसे कुछ कुल मिला के, कभी वेकेशन में 3-4 दिन का प्रोग्राम ले लिया तो कुल मिला के 30 डेज का हम उसको ट्रेनिंग देंगे। इस सारा का सारा हमने पूरे साल का मटेरियल भी दे दिया, सारे साल का हमने उसको कंसल्टेंसी भी दिया, और सारे साल का हमने इसको पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम कैसे करना है, पूरा टाइम टेबल, ये सब का, इसका फीस 1 लाख रुपीस हम रखने वाले हैं। ये पूरे साल भर का है? पूरे साल भर का। अगर कोई मुनि जी इसकी फ्रेंचाइजी या बहुत सारा कोई अगर इन्वेस्टर देख रहा है पॉडकास्ट और सोच रहा है, जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जिनकी फ्रेंचाइजीज होती हैं, यूरो स्कूल के जैसे 2-3 नर्सरी तक के फ्रेंचाइजीज हैं, तो कोई ऐसा करना चाहे कि पूरे इंडिया भर या महाराष्ट्र भर, तो उसको क्या फ़ीस देंगे या उसे क्या सपोर्ट आप देना चाहेंगे? हम उनको ये सिस्टम दे देंगे, हम फ्रेंचाइजी नहीं रखना चाहेंगे, हमें ये बिजनेस मॉडल में नहीं लेके जाना है, उतना हेडेक नहीं लेना है। जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, नॉर्मल एक लेमन की तरह, जैसे हमने लाख रुपए की फीस माँ बाप और बच्चों के लिए रखी है, उसी तरह से हमने फ्रेंचाइजी की तरह अगर पूरा का पूरा सिस्टम कोई समझना चाहे तो हमने उनके लिए मटेरियल के साथ, वो अब कौन से क्लासेस के लिए वो लेना चाहता है, कौन सा सीखना चाहता है, तो अगर मान लो कि 5-7 क्लास का सब इकट्ठा सब सीखना चाहता हो तो उसको ज़्यादा होगा, और एक ही क्लास का अगर वो माँ बाप और बच्चों की तरह जो सीखना चाहते हो, 1 लाख जो नॉर्मल हम माँ बाप से लेते हैं वही हम लेंगे, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं लेने वाले। और वो सिखा के फिर आगे सिखाए, ये आप चाहेंगे? हाँ, वो आगे सिखा सकता है। अब भी आपका जो एजुकेशन सिस्टम होगा जो आप सिखाएंगे, वो एफिलेटेड कौन से बोर्ड को या यूनिवर्सिटी को होगा? जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमको बोर्ड से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप कोई भी बोर्ड के हो, जैसे वर्चुअल गुरुकुल में है, वर्चुअल गुरुकुल है, आप किसी भी बोर्ड के हो, आपको सिर्फ सिस्टम फॉलो करना है, बस, दैट्स ऑल। और ये एनवायरनमेंट जो क्रिएट होगा, उस एनवायरनमेंट में कोई भी बोर्ड चलेगा, IB हो, ICSE हो, CBSE हो, फोकस इंसान पे है, सिलेबस पे नहीं है। लेकिन वो 10वीं का एग्ज़ाम दे पाएगा कोई भी बोर्ड का? वर्चुअल गुरुकुल अगर वो कर रहा है, किसी भी बोर्ड का वो एग्ज़ाम तो बहुत छोटी बात है, उसी दिन जिस दिन उसने एग्ज़ाम लिखा, 10वीं का उसने एग्ज़ाम लिखा, उसी दिन वो इतना सक्षम हो जाएगा कि वो अपनी अर्निंग्स दूसरे दिन से शुरू कर देगा। उस बच्चे के लिए 10वीं की एग्ज़ाम एक्चुअली बहुत छोटी बात होगी, इरेलेवेंट हो जाएगा, इतना उसका स्तर Capability बढ़ ऊपर, जाएगी। इतना केपेबल लेवल इतना ऊपर होगा। तो ये सारा पोर्शन आपने रिसर्च करके, आपने अलग से रिसर्च करके बनाया है या पहले से ही, जैसे आप बोल रहे था ही इंडिया में, तो आपने कोई किसी का कोलेट किया उसको? कोलेट किया, कैसे किया हुआ है? अब एक छोटा सा एक ह्यूमरस टॉक हो जाए। एक प्रवचन चल रहा था और वहाँ पे भगवत गीता का पाठ चल रहा था, बाहर भगवत गीता की किताबें बिक रही थी। तो एक आदमी आकर के उसको जो बिक्री कर रहा था उसको पूछता है कि ये कितने का दिया? सर, दिस इज़ ओनली ऑफ 200 रुपीज़, इट कॉस्ट अबाउट 1200 बट वी आर सेलिंग ओनली इन 200। वाई 200? Sri Krishna gave this to Arjun completely free. Correct. Free of cost. Why 200? So the seller told, this is the transportation charges from Krishna to us. कन्वर्जन करना पड़ता है, बहुत भेजे का दही किया है, हमने बहुत रिसर्च किया है, और यहाँ तक समाज में बच्चों की गारंटी ये, हम किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी के सेंटिमेंट्स के साथ पैसे कमाने के लिए हम नहीं कर सकते। ये हमारे समाज का, हमारे भारत देश का और हमारी आर्य संस्कृति का
अच्छा हो, इस उद्देश्य से हम कर रहे हैं। इसलिए 100% वो रिसर्च जो हमने पूरा किया है वो रिसर्च करके ही हम दे रहे हैं। जैसा का तैसा क्रूड मटेरियल अगर हम देते तो क्रूड मटेरियल तो आज भी सभी जगह पे उपलब्ध है, कोई भी जाके ले सकता है। ये फ्रूट और वेजिटेबल का जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया, हमारे करोड़ों जैन ये जानते हैं, पर आज जब पॉडकास्ट सुनेंगे तब रियलाइज होगा कि हमारे गुरुजी ने हमको समर सीजन में क्यों लीफी वेजिटेबल्स मना किए हैं। सो आप जो फीस बता रहे हैं वो भी एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। एब्सोल्युटली। मुनि जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, इस स्कूल में सिर्फ जैनों के बच्चे आ सकते हैं या किसी भी धर्म के बच्चे आ सकते हैं, या कोई रिस्ट्रिक्शन है कि हिंदू ही आ सकते हैं, मुस्लिम नहीं आ सकते, ऐसा कुछ? एक रेस्ट्रिक्शन रहेगा, अगर आपको वेजिटेरियनिज्म पे प्यार है और विश्वास है तो हम आपको पूरा का पूरा सपोर्ट देंगे। भले वो मुस्लिम हो लेकिन वो वहाँ पे वेजिटेरियन हो तो उसको एंट्री है? पूरे वर्ल्ड में से बस एक ही हमारी कैटेगरी वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो, वो किसी जीव की हिंसा ना करे। हम अहिंसा को हर पथ पे आगे रखेंगे, अहिंसा से हम कभी भी दूर नहीं जा सकते। सो मुनि जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक आज जो चर्चा हुई है वो शायद किसी पॉडकास्ट में तो हुई नहीं होगी, बट फिर भी इतना गहरा जो टॉपिक था वो आज आपने हमारे साथ किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जो पॉडकास्ट तक शायद पूरा एंड तक रुका हो, आई थिंक ही विल बी रियली वेल वर्स्ड कि हमें अपने बच्चों का और कैसे फ्यूचर सुधारना है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये जो मैंने रिसर्च किया है, इस रिसर्च का एक रूट है, वो है हमारे गुरुदेव पूज्य शतावधानी रत्नचंद्र जी महाराज साहब। उन्होंने एक किताब लिखी है कर्तव्य कौमुदी। जैसे हमारे यहाँ पे संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। तो इन 4 पुरुषार्थ को हम हमारी लाइफ में यानी कि एजुकेशन सिस्टम में हम कैसे इम्बाइब कर पाएँ, इनके लिए उन्होंने किताब लिखी थी कर्तव्य कौमुदी। और जापानीज़ यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़, उसकी जो टॉप 10 किताबें हैं उसमें एजुकेशन सिस्टम के लिए ये कर्तव्य कौमुदी ली गई है। और मुझे इसी में से प्रेरणा मिली है। आज मैं यहाँ से गुरुदेव पूज्य रत्नचंद्र जी महाराज साहब के अधूरे मिशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। गुरुदेव 60 साल की उम्र में उनको प्रोस्टेट का कैंसर हुआ था। जिस दिन उन्होंने अपने समाज के सामने ये बात रखी कि हमको ऐसी स्कूल बनानी चाहिए, उसी रात को उनका देहांत हो गया, काल धर्म हो गया। तब से ये मिशन आज 80 साल हो गए, ऐसा का ऐसा पड़ा है। और ये मिशन मैं अब शुरू कर रहा हूँ। ये गुरुदेव के चरणों में मेरा समर्पण है। इस रिसर्च को उन्हीं का दिया हुआ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस इतना है कि जो दर्द से मैं गुजरा हूँ वो दर्द मुझे पता है, और मैं ये किसी के भी दिल में, किसी माँ बाप के दिल में मैं ये दर्द नहीं देख सकता हूँ। और इस दर्द में से मैं सबको मुक्त करना चाहता हूँ। सा विद्या या विमुक्त है, इसका जो मीनिंग है, ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ किसके लिए, बस इस दर्द में से सब निकल जाए। जो आज माँ बाप और बच्चे फंसे हुए हैं और किसी को कोई राह नहीं दे रहा है, उस दर्द में से सब निकले, यही मेरी कामना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मुनि जी। थैंक यू।